तो शुरू करते हैं हम। फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमने संघात्मक ढांचा भी अडॉप्ट किया है और उसी के साथ साथ एकात्मक ढांचा भी अडॉप्ट किया है। परंतु हमारा जो संविधान है उसमें ज़्यादा झुकाव एकात्मक ढांचे की ओर कहा जाता है, हालांकि कुछ विशेषताएं संघात्मक ढांचे की भी हैं। तो किसी भी शासन के दो प्रकार के ढांचे होते हैं, एक संघात्मक होता है और एक एकात्मक होता है। तो संघात्मक क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। संघात्मक का मतलब होता है कि जब शक्तियां केंद्र और प्रांतों में विभाजित होती है उसको हम संघात्मक ढांचा कहते हैं। और जिस शासन में या जिस देश में शक्तियां केवल केंद्र के पास होती हैं, जहां पर शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होता, उसको हम एकात्मक ढांचा कहते हैं। संघात्मक ढांचा जो पाया जाता है वह अमेरिका में पाया जाता है और जो एकात्मक ढांचा है वह यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये ढांचे पाए जाते हैं। अब इसकी वन बाय वन हम विशेषताएं देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, इसको डिटेल से थोरली देखते हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संबंध कैसे होंगे, उनके संबंधों की प्रकृति कैसे होगी, उसका विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक फेडरल सिस्टम आता है जिसको संघात्मक ढांचा कहते हैं और एक एकात्मक आता है। तो यूनिटरी जो गवर्नमेंट है, जो एकात्मक सरकार है या एकात्मक ढांचा है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, एकात्मक ढांचा उसको कहते हैं या एकात्मक सरकार उसको कहते हैं जहाँ पर सारी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार के पास होती है, केंद्रीय सरकार के पास होती है। और जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनको शक्ति कौन प्रदान करता है, उनको केंद्र के द्वारा शक्ति प्रदान करी जाती है। दूसरी तरफ यदि हम संघात्मक सरकार की बात करें, संघात्मक ढांचे की बात करें, तो इसमें शक्तियां दो सरकारों में विभाजित होती हैं संविधान के द्वारा। एक राष्ट्रीय सरकार होती है और एक क्षेत्रीय सरकार होती है, प्रांतीय सरकार होती है। तो ये शक्तियां विभाजित करी जाती हैं संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को शक्तियां दी जाती हैं, क्लियर कट लिखा होता है कि आपकी शक्तियां ये हैं, आपको अपने दायरे के अंदर काम करना है, इससे बाहर आपको काम नहीं करना है। एकात्मक सरकार या एकात्मक ढांचा पाया जाता है दुनिया के विभिन्न देशों में, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं। तो कौन कौन सी बताई? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, ठीक है। इनफैक्ट जो चाइना है वहाँ पर भी एकात्मक सरकार पाई जाती है, एकात्मक ढांचा पाया जाता है। और दूसरी तरफ यदि आप संघात्मक ढांचे की बात करें या संघात्मक सरकार की बात करें, जहाँ पर शक्तियाँ विभाजित होती हैं संविधान के द्वारा, दो सरकारों के बीच एक केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार, ये पाया जाता है यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो यूएस में सबसे पहले ये सरकार पाई गई थी। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर ये पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड में ये पाई जाती है। जो सोवियत संघ था उसमें भी यही सरकार पाई जाती थी, संघात्मक सरकार पाई जाती थी। ब्राज़ील जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर भी संघात्मक ढांचा पाया जाता है, संघात्मक सरकार पाई जाती है। संघात्मक ढांचे में राष्ट्रीय सरकार को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, संघीय सरकार बोलते हैं, या फिर केंद्रीय सरकार बोलते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो प्रांतीय सरकारें हैं
जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको या तो स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं, या फिर प्रांतीय सरकार बोलते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा समझते हैं। हमारे देश में एक केंद्रीय सरकार पाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर पाया जाता है, उसके कुछ मंत्री पाए जाते हैं, और राज्य की सरकार पाई जाती है। मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री हैं। तो दो प्रकार की सरकारें हैं या नहीं है? दो प्रकार, एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। ये किसका एग्जाम्पल है? संघात्मक ढांचे का। संघात्मक ढांचे की विशेषता हमारे देश में भी पाई जाती है। एक केंद्रीय सरकार भी है और एक राज्य सरकार भी है, और दोनों को शक्तियां मिली हैं। हमारे देश के संविधान के शेड्यूल, जिसको हम बोलते हैं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषयों का जिक्र किया गया है। एक केंद्रीय विषय, जिनको हम संघीय विषय बोलते हैं, संघीय फेडरल लिस्ट, देन दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, एंड तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं, राज्य सूची में 66 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 है। संघीय सूची में केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, ऐसे विषय हैं। राज्य सूची में केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है, ऐसे विषय हैं। और समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं कानून, केंद्रीय सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, दोनों को फ्रीडम दी गई है। अब सबसे पहले आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर या संघीय ढांचे के ऊपर। तो फेडरल जो शब्द है, जो संघ शब्द है, वो फेडरेशन से लिया गया है। इंग्लिश का वर्ड है फेडरेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से लिया गया है, FOEDUS, फोइडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रिटी और एग्रीमेंट। ट्रिटी और एग्रीमेंट, ट्रिटी का मतलब क्या होता है? संधि। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। फेडरेशन का मतलब ये है कि जब विभिन्न जो टेरिटरीज होती हैं, विभिन्न भूमियाँ जो होती हैं, जिनकी अलग अलग सरकारें होती हैं, वो आपस में एक समझौता करते हैं और फिर वहाँ एक केंद्र की सरकार बनाने का फैसला करते हैं। तो ये एक नई स्टेट होती है, नया राज्य होता है, नया देश होता है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो कि विभिन्न जो इकाइयाँ होती हैं उनके द्वारा समझौता करके बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो सबसे पहले जो संघात्मक सरकार आई है वो कहाँ पे आई है? अमेरिका में आई है। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लें इसकी। अमेरिका के ऊपर भी एक टाइम पे जो यूरोपियन जो शक्तियाँ थी, कोलंबस पहुँचे थे अमेरिका, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका में पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, जिसको उपनिवेश कहते हैं। वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेते हैं और उनको वहाँ अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, उपनिवेश बना लेते हैं। जिस प्रकार से इंडिया को उपनिवेश किसने बनाया? अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया हमें, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे उपनिवेश बन जाते हैं। तो उस समय लगभग 13 स्टेट्स ऐसी थी, जिसको आप बोलते हैं 13 इकाइयाँ ऐसी थी, जिनकी अपनी अपनी सरकारें थी, और ये 13 की 13 गुलाम थी। तो ये 13 इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और आपस में एक समझौता करती है कि हम अलग अलग तो लड़ नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं और फिर हम जो अपना एक लड़ाई शुरू करते हैं आज़ादी की। तो ये सभी ने मिलकर जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं और अपने एरियाज़ को आज़ाद करवाते हैं। और इनका मानना था कि फ्यूचर में भी इनको कभी गुलाम ना कर लिया जाए। इसके लिए 13 जो स्टेट्स थी वो एक साथ आती हैं और वो आपस में समझौता करती हैं कि सारी शक्तियाँ हमारे पास रहेंगी, हम एक केंद्रीय सरकार बनाएंगे, उसको कुछ लिमिटेड सी पावर देंगे। और इस केंद्रीय सरकार का काम क्या होगा कि कल को इन 13 इकाइयों पर किसी पर भी अटैक होता है तो वो केंद्र की जो सरकार है, जो संघीय सरकार है, वह उनकी रक्षा करेगी। ठीक है। देन कम्युनिकेशन, संचार के साधनों को विकसित करेगी सभी राज्यों के अंदर। सो इस तरीके से इन्होंने लगभग डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, रेलवेज, ऐसे कुछ विषय दे दिए केंद्रीय सरकार को। कुछ ही विषय दिए गए कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं वो हम आपको देते हैं, बाकी सारे हमारे पास रहेंगे। तो आपस में समझौता किया ना सभी ने मिलकर, सभी छोटी छोटी जो इकाइयाँ थी उन्होंने समझौता किया। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि रातों रात अमेरिका बन गया। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं,
उस समय अमेरिका के अंदर 13 इकाइयाँ जो थी वो आपस में बंटी हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी इकाइयाँ थी, पर सबसे पहले शुरुआती स्तर पर 13 इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और समझौता करती हैं कि कल को फ्यूचर में हमारे ऊपर फिर से कोई गुलाम हमें ना बना ले। उसके बाद बाकी राज्य भी जुड़ते जाते हैं अमेरिका के साथ, और आज इसकी संख्या करीब करीब 50 है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज 50 राज्य पाए जाते हैं। तो इन 50 राज्यों में से सबसे पहले 13 राज्यों ने आपस में समझौता किया था, और समझौते के द्वारा इन इकाइयों के द्वारा जो सरकार बनाई गई उसी को हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत संघीय सरकार की होती है दैट इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद दुनिया के दूसरे देश इसको अडॉप्ट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में अच्छा, अमेरिका में ये जो इकाइयाँ थी इनको स्टेट्स कहा जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी हम स्टेट्स ही कहते हैं, राज्य ही कहते हैं। और जो स्विट्ज़रलैंड में इन इकाइयों को कैंटोन्स कहते हैं। राज्यों को क्या कहते हैं, कैंटोन्स। कनाडा में प्रोविंसेस कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। रशिया में रिपब्लिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों के अंदर जितने भी जो मैंने बताए हैं इनके अंदर संघीय सरकार पाई जाती है। अमेरिका में राज्य, स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स, अमेरिका में राज्य कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जो कि एक फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच की एक कंट्री है, यहाँ पर कैंटोन्स कहा जाता है। राज्यों को क्या कहा जाता है, कैंटोन्स। इंडिया में राज्यों को क्या कहा जाता है, भारत में इकाइयों को क्या कहा जाता है, प्रांतीय इकाइयों को, प्रांतों को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को स्टेट ही तो कहते हैं हम। देन फिर कनाडा में आप आ जाएंगे तो कनाडा में इसको प्रांत कहा जाता है, प्रोविंसेस कहा जाता है। रशिया में जब आप जाएंगे तो रशिया में क्या कहा जाता है, रशिया में रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच। कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब है संघीय सरकार, एक यूनिटरी का मतलब है एकात्मक सरकार। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए दोनों को एक साथ समझना जरूरी है। जैसे दिन को समझने के लिए रात को समझना जरूरी है, रात को समझने के लिए दिन को समझना जरूरी है, दुख को समझने के लिए सुख को समझना जरूरी है, अदरवाइज दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाता। लाइक वाइज यहाँ पर भी यदि आपको एक को समझना है तो दूसरे को समझना पड़ेगा। सबसे पहले फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, संघीय जो सरकार होती है, इसमें दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है संघीय ढांचे में। एक केंद्रीय सरकार जिसको नेशनल, राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी रीजनल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार। दूसरी तरफ यदि आप एकात्मक सरकार की विशेषता देखें तो इसमें एक ही प्रकार की सरकार पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार। और ऐसा नहीं है कि इसमें इकाइयाँ बनाई नहीं जा सकती, बट ये किसके ऊपर निर्भर करता है, केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको बनाएगी या नहीं बनाएगी। जो संघीय सरकार है इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान क्यों होगा, क्योंकि शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। इसलिए यदि उनके बीच कभी विवाद हो जाए तो उसका समाधान कौन करेगा, यही लिखित संविधान। कि अगर मान लो कि कल को राज्य बोले कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला विषय हमारा था, इसके ऊपर कानून हम ही बना सकते हैं, और केंद्र की सरकार बोले कि इसके ऊपर कानून हम ही बना सकते हैं, तो उसके लिए एक लिखित प्रावधान होता है कि आपको ये वाली शक्तियां दी गई हैं, आपको इसी के दायरे में रहना है। तो मामला जुडिशरी में जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा। न्यायपालिका भी तभी न्याय कर पाएगी जब उसके पास कुछ लिखित में होगा। और दूसरी तरफ जो एकात्मक सरकार होती है उसमें संविधान जो है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस में एकात्मक सरकार पाई जाती है और ब्रिटेन में एकात्मक सरकार पाई जाती है। तो फ्रांस में लिखित संविधान है और ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है, जिसको कभी संविधान सभा के द्वारा एक जगह पे बैठ के लिखा नहीं गया है, उसकी कोडिफिकेशन नहीं की गई है। और फेडरल स्ट्रक्चर का अगर आप एग्जाम्पल देखें, कनाडा,
इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर केवल लिखित संविधान पाया जाता है। देन तीसरी विशेषता आती है संघीय सरकार की। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के बीच, और यह विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। और दूसरी तरफ यदि आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, एकात्मक सरकार की बात करें, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही सरकार होती है, दैट इज़ राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, और बाकी यदि इकाइयाँ बनाई जाती है तो यही केंद्रीय सरकार बनाएगी, और इसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि कब इसने उन इकाइयों को शक्तियाँ देनी है और कब नहीं देनी है। और यदि शक्तियाँ वापस लेनी है तो ये वापस ले लेंगे, और यदि उन इकाइयों को ख़त्म करना है तो उनको ख़त्म भी कर देंगे। नेक्स्ट जो फीचर है संघीय सरकार की वो ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। संघीय सरकार की एक विशेषता और क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि अमेरिका और इंडिया, इसमें संविधान सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और यदि उन शक्तियों के मामले में कोई मतभेद हो जाता है तो संविधान को पकड़ा जाएगा, संविधान को चेक किया जाएगा कि उसमें जो लिखा होगा कि ये शक्तियाँ आपको मिली हैं, ये आपको मिली हैं, अपनी अपने दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। देन जो एकात्मक सरकार है, इसमें संविधान सुप्रीम हो भी सकता है, सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जापान जो है इसमें एकात्मक सरकार पाई जाती है, इंग्लैंड में भी पाई जाती है। जापान में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि मैंने बोला कि हो भी सकता है सर्वोच्च और नहीं भी हो सकता है। तो जापान में एकात्मक व्यवस्था है और वहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। और दूसरी तरफ यदि आप ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ की संसद सर्वोच्च है। इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड, एक ही नाम है तीनों के, इनकी संसद जो है वह कुछ भी कर सकती है, किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। तो इससे हम ये समझते हैं कि संविधान सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वहाँ की संसद सर्वोच्च है। संघात्मक सरकार की अगली विशेषता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान कौन होता है? जहाँ पर आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते, आसानी से संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये विशेषता क्यों होनी चाहिए संघात्मक सरकार की? क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, और किसी भी संशोधन के लिए, ऐसा संशोधन जो कि संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार करता है, तो उसमें दोनों सदनों की सहमति चाहिए होती है। फिर इंडिया के केस में कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है, अमेरिका के केस में 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए होती है। सो कहीं संघीय ढांचे को ही खत्म ना कर दिया जाए, इसलिए कठोर संविधान की व्यवस्था करी जाती है। दूसरी तरफ यदि आप एकात्मक सरकार की बात करें, एकात्मक ढांचे की बात करें, तो यहाँ पर संविधान कठोर भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे फ्रांस में एकात्मक सरकार पाई जाती है, यहाँ पर कठोर संविधान है। ब्रिटेन में एकात्मक सरकार पाई जाती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, लचीले का मतलब है कि संविधान को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो कभी विवाद होने की संभावना ही नहीं है ना। जब शक्तियाँ ही विभाजित नहीं की गई है तो विवाद कैसे होगा। नेक्स्ट फीचर आती है संघीय सरकार की, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र होनी चाहिए? क्योंकि जब केंद्र और राज्य के बीच कल को कभी विवाद हो जाएगा, और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में नहीं है, प्रभाव का मतलब यह है कि न्यायपालिका सरकार के प्रभाव में नहीं है, तभी तो न्यायपालिका अच्छे से डिसीजन कर पाएगी। सो सरकार के खिलाफ भी न्यायपालिका तब जा सकती है जब वह स्वतंत्र है। तो दैट इज़ वाई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है, उसको सही तरीके से उसका निपटारा करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ यदि हम एकात्मक सरकार की बात करें तो इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर जो न्यायपालिका है दैट इज़ नॉट फ्री, ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधान पालिका किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की। जैसे कि अमेरिका में
अमेरिकन संसद के, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, उसके 2 सदन पाए जाते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन पाए जाते हैं। और आप पाते होंगे कि लोकसभा का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों के जो MLAs होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। सो इसलिए एक सदन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए 2 सदन पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ यदि हम एकात्मक सरकार की बात करें तो यहाँ पर द्विसदन भी हो सकते हैं, 2 सदन भी हो सकते हैं संसद के, और 1 सदन भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में 2 सदन पाए जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ पर भी एकात्मक है। और चाइना में भी एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और चाइना में 1 सदन पाया जाता है जिसको बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो 1 सदन ही पाया जाता है चाइना के अंदर। तो ये दोनों के बीच का कुछ डिफरेंसेस थे जिनको हमने जानने की कोशिश करी है। और बाकी इसकी जो आगे की डिटेल्स क्या है उसको हम फिर दोबारा कभी डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 था, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 से हम ऐड करेंगे। सो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने इन दोनों का मतलब जाना है और दोनों के बीच का डिफरेंसेस को जाना है। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है वीडियो को, ठीक है।